सोशल साइंस क्लास 9th इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है पीपल एज रिसोर्स। आज इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हम पढ़ें हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, मेन पॉइंट्स ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मेडिकल सेक्टर। जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्या है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य बिंदु और भारत में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य, जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी देश की जनसंख्या को एक बर्डन की बजाय, एक लायबिलिटी की बजाय एक एसेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि दो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया है, अब हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। द मेन एम ऑफ एनी फर्म और इंडस्ट्री इज़ टू अर्न प्रॉफिट। To increase its profit, the firm or industry wants to enhance its productivity and efficiency. To enhance its productivity, the industry requires efficient and active workers. The efficiency and activeness of the workers depend on their overall health. अगर हम जानते हैं ये बात सिंपल सी कि अगर कोई व्यक्ति एक इंडस्ट्री लगाता है तो उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, मुनाफा कमाना, और अपना लाभ बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो ये कोशिश करता है कि उनकी फैक्ट्री की आउटपुट जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो बढ़ता जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाए। और किसी भी कंपनी की, किसी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी डिपेंड करती है वहाँ के वर्कर्स पर। उनके वर्कर्स कितने एफिशिएंट हैं, कितने कार्यकुशल हैं, कितने एक्टिव हैं। और वर्कर की एफिशिएंसी या एक्टिवनेस डिपेंड करती है उनकी हेल्थ पर। हेल्दी वर्कर होंगे, जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और अधिक मात्रा में काम कर पाएंगे। It is necessary to improve the physical and mental health of the citizens of the country to ensure the economic and social growth of the country. तो किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए ज़रूरी हो जाता है कि देश के नागरिकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो। हर गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी होगी कि वो अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश का ग्रोथ अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन लगाया जाता है, तो वो सभी के लिए लाभदायक होता है। फॉर द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर धन खर्च करता है, वो हेल्दी रहने के लिए इन्वेस्ट करता है, अच्छा भोजन लेता है, हल्की सी भी बीमारी होने पर तुरंत ट्रीटमेंट लेता है, बेहतर लाइफस्टाइल अपनाता है, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो किसी इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्ट करना। फॉर द सोसाइटी, पूरे समाज के लिए बेहतर है। अगर समाज के सभी सिटीजन, सभी नागरिक स्वस्थ होंगे तो वो समाज ज़्यादा बेहतर होगा। एंड फॉर द कंट्री, और देश के सभी सिटीजन अगर स्वस्थ हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक विकास होगा और वो देश उन्नति के रास्ते पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। व्हाट इज़ हेल्थ? अब हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, लेकिन यहाँ हम उसे एक सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। द कंडीशन ऑफ ए पर्सनस बॉडी एंड माइंड बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम एनी इलनेस। स्वास्थ्य एक ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर और उसका मस्तिष्क बेहतर है, स्वस्थ है, ठीक, अच्छा है, और किसी भी प्रकार की बीमारी से वो मुक्त है। तो किसी व्यक्ति के शरीर और मन का अच्छा होना और किसी बीमारी से मुक्त होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक परिभाषा दी है स्वास्थ्य की। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। स्वास्थ्य एक ऐसी दशा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक महसूस करे व्यक्ति। इसका अर्थ केवल बीमारियों से या किसी कमजोरी से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से बेहतर होना भी है। तो कोई व्यक्ति अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशली फिट है, वो अच्छा महसूस कर रहा है, ही इज़ फीलिंग वेल, देन ही मे बी कॉल्ड हेल्दी। ये हमने एक सिंपल सी पिक्चर दिखाई है जिसमें हमें दिख रहा है कि हम हेल्थ में किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, अच्छा पोषण वाला भोजन, वो उसके स्वास्थ्य के लिए शामिल है। बीमार पड़ जाता है तो इमरजेंसी सर्विसेज शामिल हैं। उसकी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेडिकल केयर शामिल है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अगर है, समाज में है, तो वो समाज हेल्थ की दृष्टि से बेहतर कहा। मेन पॉइंट्स ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो मुख्य बिंदु हैं, जो कुछ मेन बातें हैं, वो अब हम पढ़ते हैं।
It is our national policy to improve the accessibility of healthcare, family welfare, nutritional services, special focus on underprivileged sections. ये हमारी राष्ट्रीय नीति है कि हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। वो मुख्य बिंदु कौन से हैं? स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी लोगों की पहुंच, सब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह सरकार की ओर से स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं। और हमारे यहाँ किए भी गए हैं। PHC, CHC, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि हेल्थ केयर तक जनरल पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करती हैं। फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, पोषक सेवाएं, सभी लोगों को पोषण भोजन मिल सके, इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रम के द्वारा पोषक भोजन पहुंचाया जाता है बच्चों तक, बच्चों को स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। वो सब कोशिशें इसीलिए की गई हैं कि लोगों को न्यूट्रिशनल सर्विसेज अवेलेबल हो सके। एंड स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेक्शन, और जो समाज के वंचित समुदाय हैं, जो पिछड़े हुए समुदाय हैं, जो निर्धनता से रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टेब्लिश ड्यूरिंग लास्ट 5 डेकेड्स। अगर हम देखें तो पिछले 5 दशकों में हमने एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मतलब आधारभूत ढांचा मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, जिससे दिखता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ सुधार हुआ है। ये 2013, 14, 15, 16 और 17 का लगातार ये कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स का डाटा हमारे पास है, जिसमें दिख रहा है कि कितने CHC हैं, PHC हैं, कितने डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ कितना है। तो इसको देखते हुए हम कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे हेल्थ सेक्टर में सुधार हो रहा है। डिक्रीज इन IMR, IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। हम देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है, और शिशु मृत्यु दर में कमी आना इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं। IMR is the number of deaths per 1,000 live births of children below 1 year of age. There is a remarkable decline in IMR in India, which is a sign of improved medical facilities. शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर होने वाली मृत्यु की दर है। इसमें हम 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेते हैं। तो 1 साल में 1 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उनका अनुपात हम 1,000 बच्चों के जन्म के ऊपर लेते हैं, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसका मतलब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हो रही हैं। 1951 में ये IMR 147 था। 1951 में अगर 1,000 बच्चों का जन्म होता था तो उनमें से 147 की मृत्यु 1 साल से पहले ही हो जाती थी। 2016 में ये 34 रह गया, 17 में 33, 18 में 32 एंड 2019 में ये 30.9 है। तो शिशु मृत्यु दर में होने वाली कमी हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को बताती है। डिक्रीजिंग बर्थ रेट, जन्म दर में कमी। Birth rate is the number of babies born for every 1,000 people during a particular period of time. It is gradually decreasing in India. प्रति 1,000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को उस स्थान की जन्म दर कहा जाता है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जन्म दर कम हो रही है। लोग छोटे परिवार के महत्व को समझ रहे हैं, तो वो अपने जन्म दर को नियंत्रित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का और अनेक आधुनिक सुविधाओं का ऐसा अब लोगों तक पहुंच गई हैं कि लोग अपने जन्म दर को कम रखने में कैपेबल हैं। 1951 में ये बर्थ रेट 43.9 था, 1961 में 41.8, 1971 38.9, 1981 35.9, 1991 31.2, 2001 26.1, 2011 20.8 एंड 2019 70.8। तो 1951 में जहाँ 1,000 लोगों के ऊपर अगर हम आंकड़ा निकालते हैं तो 43.9 लोगों का जन्म होता है। ये घटते घटते 2019 तक 17.8 रह गया है। डिक्रीजिंग डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1,000 हु डाइड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक वर्ष की अवधि में या एक निश्चित समय में 1,000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। There is a significant decline in death rate which is an indicator of improvement in medical sector. हम देख रहे हैं कि मृत्यु दर में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है,
ये इस बात का सूचक है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। जब मृत्यु दर में कमी आई है, इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से बढ़ रही हैं। In 1951, the death rate is 27.5. In 1961, it is 21.9. In 1971, 16.9. In 1981, 13.2. In 1991, 10.7. 2001, 8.6. 2011, 7.4 and 2019, 7.2। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ 1951 में 1000 लोगों का में से 27.5 लोगों की मृत्यु होती थी हर साल, वो 2019 तक आते आते केवल 7.2 रह गया है, 7.2 रह गया है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है। पहले समय में क्या होता था, जब कोई बीमारियां महामारियां फैलती थी तो बड़ी तेज़ी से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि महामारियों का सामना करने में हम सक्षम नहीं थे। लेकिन अभी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर हुई हैं कि हमने बहुत सी बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब लोग बीमारियों से मरने की बजाय उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, वो रिकवर हो जाते हैं। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एवरेज। सांख्यिकीय औसत के आधार पर एक व्यक्ति जितने वर्ष जीवित रहने की उम्मीद की जाती है, उस आंकड़े को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मतलब ये एक औसत है जो देश के लोगों की औसत आयु के आधार पर निकाला जाता है कि लोगों की मृत्यु किस आयु में हो रही है। वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके एक एवरेज निकाल दिया जाता है कि आम तौर पे लोगों की औसत आयु इतनी है, लोगों की मृत्यु इस आयु में होती है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द एवरेज एज ऑफ द पीपल इन ए कंट्री। इसको हम एक देश के लोगों की औसत आयु मान सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द एवरेज एज ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। एक देश में लोग औसतन कितने साल जीते हैं, उसको ही हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बेटर हेल्थ एंड बेटर मेडिकल केयर। अगर जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है, औसत आयु बढ़ रही है, तो ये सूचक है इस बात का कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो रही है, स्वास्थ्य की दशाएं बेहतर हो रही हैं और चिकित्सा सुविधाएं भी देश में बेहतर हो रही हैं। जब लोगों का जीवन की सुविधाएं बेहतर हैं, लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो उनकी आयु बढ़ रही है, वो बेहतर भोजन उनको मिल रहा है, बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। ये सब चीज़ें मिलकर देश की औसत आयु को बढ़ाने का कार्य करती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स। इन 1951 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 35.8 ईयर। In 1961 it is 41.7 year. In 1971 48.6 year. 1981 53.9 year. 1999 58.1 year. 2001 62.7 year. 2011 66.8 year and 2019 69.5 year। अब हम देख रहे हैं कि जहां 1951 में औसत आयु केवल 35.8 ईयर थी, केवल 35.8 वर्ष देश के नागरिकों की औसत आयु थी, वो बढ़ते बढ़ते 2019 तक 69.5 हो गई है, और अभी 2020 में शायद ये बढ़कर और आगे बढ़ गई होगी, 69.5 साल हो गई है। तो औसत आयु का बढ़ना देश में स्वास्थ्य दशाओं के सुधार का एक स्पष्ट संकेत देता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेडिकल सेक्टर। अब इस चिकित्सा क्षेत्र में हमारे यहाँ कुछ समस्याएं भी हैं। देयर आर मैनी प्लेसेज इन द कंट्री वेयर इवन बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। बहुत सारे देश में हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इवन फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, न्यूट्रिशियस फूड इज़ नॉट अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल, मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। तो हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इंटीरियर में, रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ तक आने जाने के यातायात के साधन भी नहीं हैं, लोगों को पीने के लिए साफ़ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, और शहर तक जाने के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान अभी भी हमारे देश में हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। State-wise discrepancies are found in the distribution of medical infrastructure. Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu, only 4 states have maximum number of medical colleges and dental colleges. जो स्वास्थ्य सुविधाओं का एक आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक चीज़ें जुटाई गई हैं, तो उनमें क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं। वो कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम है।
जैसे कि अगर हम देखते हैं कि देश में जितने मेडिकल कॉलेज हैं और डेंटल कॉलेज हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो केवल 4 राज्यों में ही हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और बाकी बचे हुए देश में इनकी संख्या काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज़। जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें से अधिकतर सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां आवश्यक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। जो बड़े शहरों के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो आवश्यक सुविधाएं हैं, लेकिन जो टाउन्स के या विलेजेस के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, तरह तरह के जो हमें टेस्टिंग आवश्यक होते हैं, MRI, स्कैनिंग, उन सब की सुविधाएं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती, और मजबूर होकर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। मेनली रूरल एरियाज आर deprived ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेलते हैं, वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। जो डॉक्टर हैं भी तो वो जनरल मेडिसिन तो दे देते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए, उनके लिए उन लोगों को फिर शहरी क्षेत्रों की ओर भी जाना पड़ता है। For qualitative services, people have to move to private hospitals which are too expensive for general people. तो एक अच्छी गुणवत्ता की सेवाओं के लिए या किसी विशेष बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सर्विसेज के लिए लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, और वो निजी अस्पताल आम जनता के लिए बहुत महंगे साबित होते हैं, जिनको कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश में काफ़ी उन्नति हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।